ज्वाइंट फैमिली रही होगी उस समय तो? हाँ ज्वाइंट, पूरा हमारे बड़े पिताजी के बच्चे, हम और हमारे छोटे चाचा, हमारे दो 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 बाबा की औलाद नहीं थी, वो हमारे साथ थे, हमारे बाबा हमारे साथ थे, हमारी दादी हमारे साथ थी। हाँ, क्या बात है। वो सुख मतलब जो हम लोगों को मिला, जी जी जी, और मतलब वो अनुशासन। जी जी अरे आप ये ताजुब करेंगे, मैं जब मेरा बताया आपने कि जब पिताजी ने बहुत अनमने ढंग से मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया कॉलेज जी में यहाँ पर, और मैंने एक साल परीक्षा दी थी कि मुझको नहीं पढ़ी। जी और जब मैं पढ़ने लगा तो जी पढ़ने टोला में बहुत से आयुर्वेद कॉलेज के स्टूडेंट रहा करते थे। एक बार में अनुशासन की बात आई तो मैं इतनी बात जी जरूर जी करता जी हूँ। जी जी आज का अनुशासन और उस जमाने का अनुशासन, जी मैं 7 बजे रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़ा बात 7 बजे शाम? शाम, अच्छा जी हमारे बाबा ने हमको बुलाया जी जी और कहा कि दिया बत्ती जल गई और तुम रोड में है, और वहीं से वो पढ़ी होती थी मारते हुए अंदर तक ले गए, 7 आंगन थे हमारे। अरे वाह वाह। तो ये आपकी परवरिश रही। हाँ और साथी तो फिर आपके परिवार में ही आपको मिल गए? हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर के पीछे, जी हमारे घर के पीछे मैडम विनोद तिवारी जी रहा करती थी, वो कॉलेज में प्रोफेसर थी, उनके हस्बैंड भी सुधाकर प्रसाद तिवारी, वो भी अच्छे साहित्यकार थे बघेली के। जी उनके यहाँ साहित्यिक गोष्ठियां हुआ करती, जी जी जी। तो उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। अच्छा अच्छा। सन 75 आते आते 74 आते आते एक बड़ा भारी अंतर आया। हमारे कुछ साथी जो बने, जी वो हमारे कुछ वामपंथी दिमाग के साथी थे, जी जी या आप उनको कम्युनिस्ट कह लीजिए। जी उसके बाद जो पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, वो जो जो धारा हम पढ़ रहे थे, जो साहित्य हम पढ़ रहे थे, उससे एकदम अलग था। अच्छा जी जी वो जो दुनिया को समझने का, दुनिया को देखने का जो नजरिया था, जी वो जी। एकदम से बदला, एक नया दृष्टिकोण एक है। नए दृष्टिकोण से। और उसी समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, अच्छा और उसमें मैं, अशोक श्रीवास्तव वो कट्टी गाड़ी में प्रोफेसर होकर रिटायर जी हुए, जी और अनिल सिन्हा, ये बहुत सा ग्रुप था, कमला प्रसाद जी के छोटे भाई प्रमोद पांडे, जी अरविंद त्रिपाठी, ये सब लोगों का ग्रुप था, एक डिस्कशन का ग्रुप था। दिन रात किसी भी चीज पर लंबी लंबी बहसें हुआ करती थी। वो जो अंतर आया जो एक जीवन में, जी वहां से एक पूरा सोचने समझने का, इस समाज को देखने का वो नजरिया ही एकदम दूसरा हो गया। तो डॉक्टर साहब, आपका ये जो इस पेशे में आप प्रवेश किए, डॉक्टरी पेशे में, ये किस सन की बात है? ये मेरा एडमिशन हुआ 73-74 में कॉलेज, जी आयुर्वेदिक कॉलेज में जी जी मैं पढ़ता रहा। और वहां भी जब ये हमारे पास ये जो देखने समझने का जो नजरिया आया, जो देखने का, जी मैं एक घटना बताऊं आपको कि हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज में स्ट्राइक हुई, बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई। जी पहले तो सरकारी थी, फिर यह हुआ कि आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स को, या आयुर्वेद के जो स्नातक हैं जो नौकरी में जाते हैं, उनको एलोपैथिक के बराबर दर्जा दिया, जी जबकि हमको उस समय न नौकरी मिल रही थी ना कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जी और उसमें हमारे बहुत से साथी अंदर चले गए। जी। अच्छा, जेल। अच्छा तो मैंने कहा मैं भी भोपाल हूँ। तो अच्छा हमारे पिताजी ने कहा कि भाई और लड़के गए हैं, तुमको जाने की क्या जरूरत है। जी तो मेरा यही जवाब था। मैं खाना खा रहा था, मैंने ऐसी थाली उठाई और फेंक दी। मैंने कहा कि वो भी तो किसी बाप के लड़के क्या जो बात? बंद हुए, जी जी। और अगर वो बंद हुए हैं तो हम भी बंद। अरे वाह। और मैं वहां गया और आंदोलन का नेतृत्व किया, और 6 महीने भोपाल जेल गया। क्या बात? और हमारे साथ जो थे, जो नहीं गए, उनको बाद में नौकरी मिल गई। और हम 6 महीने, अच्छा, तो 78 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, जी यहाँ सकलेचा मुख्यमंत्री थे, जी जी तब हम लोग वहाँ जेल में थे, जी। भोपाल जेल में 6 महीने हमने बिताया। लेकिन वो जो एक समाज को देखने का जो नजरिया जो बदला था, जी जी जो एक नई दृष्टि मिली थी हमको,
जी जी। उसका परिणाम था। तो डॉक्टर साहब, आपका ये जो आयुर्वेद का मतलब डॉक्टरी की डिग्री हुई, तो ये रीवा मेडिकल कॉलेज से, ये रीवा आयुर्वेदिक कॉलेज से थी। अच्छा। फिर रीवा वो हमारा उसका राष्ट्रीयकरण हुआ और एलोपैथी के बराबर समकक्ष हम लोगों को वो मिला, क्या वेतनमान मिला, सब मिला, लेकिन नौकरी नहीं की, उससे हमको कोई फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ जो आने वाली पीढ़ी थी उसको बहुत फायदा हुआ। जी जी। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा रंगमंच पे आते हैं। तो रंगमंच में आपका प्रवेश कैसे हुआ? और एक इसके साथ में ही मैं एक सवाल और जोड़ के बोलूंगा कि रीवा रंगमंच में या रीवा में कहा जाए तो IPTA, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, इप्टा, उसका नाम बिना डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी के पूरा नहीं होता है। ये तो हाँ। तो इसमें मतलब क्योंकि रीवा में और भी कई संस्थाएं हैं, पुरानी भी संस्थाएं हैं, तो इप्टा की तरफ आपका रुझान कब और कैसे आया? रंगमंच से शुरू करते हैं इप्टा तक। देखिए, रंगमंच की बात अगर कर रहे हैं तो जब मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ता जी, तभी से मैंने अपने आयुर्वेदिक कॉलेज में कोई रंगमंच हमारे यहाँ जानता नहीं था। अच्छा। उस जमाने में मैंने यहाँ पर जो उस जमाने में जिले वाइज नहीं होता, जी जी, कॉलेज वाइज यूनिवर्सिटी के अच्छा फंक्शन होते, जी, उसमें मैंने सेकंड प्राइज ली थी और मेरा ही लिखा एक छोटा सा, एक मैं बड़ी हो जाएगी, एक छोटा सा जोक था जी, उसको मैंने पूरा नाट्य रूपांतरण किया था मैंने। अच्छा, स्वयं लिखा। एक क्या होता है कि एक नेताजी जाते हैं उसमें पशु प्रदर्शनी और वो कहते हैं कि साहब ये पशुओं से तो बड़ी आय होती है और ये सब, और आप देखिए ना घोड़े की सींग से कितनी विदेशी वो सामान बनता है और विदेशों में निर्यात होता है, हमको विदेशी मुद्रा मिलती है। तो एक लड़का खड़ा होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं हम गलत बोल रहे हैं, घोड़े की सींग नहीं होती। जब घोड़े की सींग नहीं होती तो आप नेताजी की बात, तो वो कहते हैं कि हर सही बात का ये लोग विरोध करते हैं और मैं एक सदस्य जांच आयोग 3 सदस्य बनाता हूं जो ये तय करेगा कि घोड़े की सींग होती है कि नहीं होती। जी जी, और साहब उसमें डॉक्टर बुलाए जाते हैं। जी, वो डॉक्टर कहता है कि भाई ये तो कोई कल्पना ही नहीं। जी, घोड़े का व्यापारी आता है, वो कहता है कि लाहौल जिला के बाद ये तो हमने सोचा ही नहीं कि घोड़े की सींग होती है। जी, ये सब होता रहता है। इतने में वो जो सदस्य जांच आयोग का अध्यक्ष वो आता है और नेता इसी ये कहता है, नेता इसी ये कहता है कि साहब घोड़े की सींग नहीं होती और आप तो वो कान में उसके कान में कुछ कहता है, वो कहता है आप तो बड़े महान हैं, आप तो बड़े महान हैं, और उनके पैर पकड़ लेता है। जब पैर पकड़ लेता है उसके बाद कहता है ये अपनी वो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करो। जो रिपोर्ट सार्वजनिक होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी जमाने में संजय गांधी के पीछे और उसके पीछे रोज आयोग बन रहे थे, ये हो रहा था, उसको परिप्रेक्ष्य में था कि सवाल इस बात का नहीं है कि घोड़े की सींग होती है या नहीं होती, सवाल इस बात का है कि नेता की आवाज जनता की आवाज, और जनता की आवाज का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना। जो देश का विरोध करेगा वो देशद्रोही है, देशद्रोही को सजा। ये नाटक बहुत बढ़िया सटाया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया सटाया। अब बात करते हैं आपके रंगमंच की, जो आपने बताया कि सन 74-75 में आपने एडमिशन लिया और तब आपने नाटक करना शुरू किया। तो ये आप पेशेवर रंगकर्मी में कैसे आए, रीवा में, और IPTA में कैसे आए? और IPTA का पहले आपको इतिहास बताया। सन 75 से हम प्रगतिशील लेखक संघ से लगातार जुड़े। अच्छा। 80 में जब हम पास हो गए निकले तो हमारी इंटर्नशिप जो हमको करनी थी वो हमको छतरपुर मिला। अच्छा। छतरपुर में कमला प्रसाद जी जो छोटे भाई थे प्रमोद पंत, उनका साथ मिला, उनके साथ रहता था डॉक्टर रामजी लाल चतुर्वेदी। छतरपुर का एक बहुत बड़ा ग्रुप साहित्यकारों का ग्रुप था। उससे जो एक दृश्य मिली, मैं आपसे, हमारे मित्र थे श्याम कश्यप, दिल्ली में बहुत बड़े पत्रकार थे, अभी उनकी मृत्यु हुई, और वो सब थे।
तो एक दृष्टि मिली PWA और इप्टा एक प्रकार से जुड़ना भाई। जी जी। तो अब ये था कि इप्टा बनाना है, रंग काम तो कर रहे थे। उसके बाद एक और घटना आपको शायद न मालूम होगी, यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन सतना में हुआ। अच्छा। उसमें परसाई भी खुद है। किस वर्ष की बात है ये? 1976। अच्छा। और हिंदुस्तान के बहुत बड़े लेखक कलाकार सब वहां थे। जी जी। रीवा वालों को ये जिम्मेदारी दी कि आप एक नाटक ले जाए। जी जी। मैडम विनोद तिवारी ने उसी 75 में उन्होंने एक व्यंग लिखा परसाई जी ने, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। अच्छा, अरे ये तो बड़ा प्रसिद्ध उस नाटक को जी जी मैडम विनोद जी ने उसका नाट्योपंचन किया। जी। हमने, अशोक ने, शायद हिंदुस्तान में ये इतिहास लिखा जाए कि 6 महीने के अंदर इसका पहला नाट्योपंचन, चाहे वो जैसा भी रहा हो, जी जी, सतना में मैंने किया और उस पर इंस्पेक्टर करोड़ मैंने किया। परसाई जी ने उस नाटक को देखा। वाह वाह। अच्छा, परसाई जी ने तो शायद आपकी प्रस्तुति से प्रभावित होकर आपको पुस्तक भी। हाँ, पुस्तक। हाँ, कितनी बड़ी बात है। वो नाटक। हाँ। तो मतलब आपकी पहले से जब आप किताबें पढ़ते थे तभी से आपकी वामपंथी विचारधारा होगी? ये बताया ना आपके 73 से और 75 के बीच में तो एक, पहले तो मैं कोई भी किताब मिली, बताया ना आपको, वृंदावन लाल वर्मा को के पूरे विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़कुंडा, ये सब पढ़ डाले थे। तो मतलब इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि आपका छतरपुर इंटर्नशिप में जाना हुआ। हाँ, और वहां से आप परिपक्वता जो आई पूरी। जी जी। वो छतरपुर के बाद IPTA लेके आप रीवा आ गए। डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आपके पास इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर की कुछ तस्वीरें भी हैं। हाँ, तस्वीर तो है। क्या हम देख सकते हैं? हाँ। हमारे साथ में हमारे विनोद भाई हैं, विनोद मिश्रा जी, शुभांग श्रीवास्तव हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा हेल्प करें। अरे वाह, ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये इंस्पेक्टर की के लिबास में, ये भूमिका में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी, जिन्हें आप अभी देख रहे हैं। मैं थोड़ा और पास में लाके आपको दिखा दूं। दिख रही है क्या शुभांग? बढ़िया है। ये अशोक श्रीवास्तव हैं, ये JNU के स्टूडेंट थे। अच्छा। और कटनी कॉलेज से अभी प्रोफेसर होकर रिटायर हुए। ये जो हेड पहने हुए। हाँ। और ये कौन है? ये अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं आजकल। अच्छा। टीचर हैं, ये भी टीचर थे, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले गए। अरे वाह। मैं अपने दर्शकों को एक और बहुत ही अच्छी चीज दिखाना चाहता हूँ। ये विनोद भाई ने मेरे हाथ में पकड़ाई है। ये है डॉक्टर साहब की जवानी की तस्वीर। डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी इस तरह हुआ करते थे, आप देख पा रहे हैं। जैसा कि थैंक यू विनोद, धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण तस्वीर हमें दी है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न इन्हीं तस्वीरों को लेकर है। क्या कभी किसी फिल्म से भी प्रभावित हुए हैं आप? फिल्में तो उस दौर पे लोग बहुत चाव से देखा करते थे, और जैसा कि हमने आपकी फोटो देखी, बड़े झबरीले बाल और बढ़िया। नहीं, देखिए, अगर आप उसको उस भाषा में बात करें, ये न थी हमारी किस्मत की मिसाल यार होता। मैंने कभी इस तरफ हमारा झुकाव ही नहीं था जी। मैंने लड़कियों के साथ खूब काम किया, बहुत सब कुछ रहा, लेकिन मेरा झुकाव जो था वो एक पीड़ा, जिसको कहते हैं वो पीड़ा, जो पीड़ा दिमाग में होता। अच्छा। मुक्तिबोध को पढ़ना, अर्जुन को पढ़ना, तो ये सब चीजें गई ही नहीं दिमाग में। और उस समय भी जैसे हमारे बड़े हीरो हुआ करते, नसीरुद्दीन शाह है, ओमपुरी हुई है, इन लोगों की फिल्में देखना, और ये वो जो थोड़ा सा साफ
नक्सलाइट कह लो, सॉफ्ट नक्सलाइट, प्योर नक्सलाइट नहीं कह रहे हैं, सॉफ्ट नक्सलाइट का जो एक प्रभाव होता है, एक 18 से और 25-28 तक के एज का वो प्रभाव जो था, वो तो वैचारिक क्रांति है, हाँ, नक्सलाइट कहाँ है? हाँ, वो तो हाँ, विचार है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है आपका साहित्य का। तो मतलब आप कभी भी कमर्शियल सिनेमा से प्रभावित नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं वर्ष 2001-2 से मैं रंगकर में आया हूँ, और दूसरे या तीसरे नाटक से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। पहले नाटक से मैं यूथ फेस्टिवल से आया हूँ और आपके सानिध्य से ही आगे बढ़ता रहा हूँ। तो मैं हमेशा देखता रहा हूँ आपको पढ़ने का बड़ा शौक रहा है। आपने बड़ी बड़ी किताबें उठा ली और जब तक उसे पढ़ नहीं डाली तो रखी नहीं है। तो आप अभी तक में मतलब अगर कहा जाए तो किस नाटककार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, अगर डायरेक्शन में आप पूछ रहे हैं कि ना? नहीं, मैं डायरेक्शन में पहले पूछ रहा हूँ। हाँ? पहले मैं डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ क्योंकि आप आईपीटीए के मैक्सिमम अधिवेशंस में जाते हैं, उसके अलावा जो भी यूथ फेस्टिवल या नाट्य उत्सव होते हैं आप उनमें भी शिरकत करते हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक और साउथ में और भोपाल, जबलपुर, हर जगह आप मतलब नाटकों में प्रदर्शन में उस दौर से आप जा रहे हैं। मतलब जहाँ हरिशंकर परसाई जी ने स्वयं आपको देखा, तो तब से लेकर अब तक नसीरुद्दीन शाह हो या नादिरा बब्बर हो या कोई, तो आप किस नाटककार से प्रभावित हुए? देखिए, अगर आप डायरेक्शन की बात पूछ रहे हो जी, तो डायरेक्शन में तो मैंने 2 ही 3 लोगों को, मैंने जो हमको लगता है कि जो जन का नाटक करते हैं, जो जनता की समझ का नाटक करते हैं, जी, जी, उसमें अलकनंदन ने मुझको बहुत प्रभावित किया। और अलग की जो एक क्वालिटी थी, जी, अलग के साथ काम करने में, अलग के साथ रहने में कभी ये लगा नहीं कि ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है। अच्छा, वो उनके अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी थी कि जो अभिनेता है वो क्या है, जी, वो अंदर से क्या निकालता, जी, अपनी चीज नहीं लाता। जी, फिर एम के रैना साहब को मैंने, जी, हबीब जी के साथ मैंने प्ले किया, और हबीब जी की भी सिखाने का, और हबीब जी की जो का विजन था, जी, वो जनता को लेके, एक सामान्य बोली के आदमियों को, छत्तीसगढ़ के आदमियों को लेके, और इतनी दूर तक जाना और इतनी गहरी बात कह देना, जी, ये। और जहां तक आप राइटर की बात करते हैं, जी, जी, मैं तो राइटरों में तो अगला प्रश्न ही वही था कि किस लेखक से आप सबसे ज्यादा प्रभावित रहे? अगर नाटककार पूछ रहे हैं, जी, जी, तो नाटककार में गिरीश कर्नाड और मोहन राकेश से अच्छा इस मैंने 50 साल के दरमियान मुझको नहीं लगता कि कोई अच्छा नाटककार, लेखक नाटककार। मोहन राकेश जी के मतलब जैसे आधे अधूरे, हाँ, वो भी मुझे लगता है कि वो कहानी लगभग घरों की है। हाँ, एक मिडिल क्लास पे, हाँ, मिडिल क्लास की हाँ, है। मतलब हमेशा से आपके विचारों में जनता का नाटक, हाँ, जनता से जुड़ाव, जो- जनता के लिए लिए करना, मतलब हमेशा से ही हाँ, आपके नहीं, विचारों में आपने आया है। जो कहा आधे अधूरे की, जी। उसके बाद भी आप एक और नाटक देखिए, जी, आषाढ़ का। आषाढ़ का एक दिन, बिल्कुल। आषाढ़ का एक दिन लोग बाग जरूर कहते हैं कि वो नाटक कालिदास, बिल्कुल कालिदास का नाटक नहीं है, वो मल्लिका का नाटक है, और उसके त्याग का नाटक। बिल्कुल, उसको गलत व्याख्या दी गई कि वो कालिदास का नाटक नहीं, जी, वो मल्लिका मल्लिका का नाटक, उसकी हीरोइन मल्लिका है और मल्लिका का त्याग है। क्या बात है। हाँ, सही बात है। अगर मल्लिका कालिदास को नहीं मोटिवेट करती जाने के लिए राजा के पास, तो कालिदास नहीं हो, कालिदास नहीं हो। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने बहुत ही सटीक ढंग से मेरे 2 प्रश्नों को एक में जोड़ के और उत्तर दे दिया। अब मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में
जीवन संगिनी का प्रवेश कैसे हुआ? क्योंकि आप तो क्रांतिकारी विचारधारा के थे। हाँ। आपने तो लड़कियों के साथ काम भी किए, लेकिन कभी कमर्शियल सिनेमा और उस सब पे गए नहीं, वामपंथी विचारधारा के थे। तो आपकी शादी कैसी, अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई, कैसे हुआ? ये बड़ा अजीब सवाल है। मैं आज आपको एक घटना बताऊं जी। मैं आपसे कहा ना कि मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास का, मेरे पिताजी टीचर थे। जी जी। और टीचर के साथ साथ बड़े खुले विचारों के आदमी थे वो। जी। और क्या हुआ कि जब हमारे पास गोर्की की, टॉलस्टॉय की, अब मैं आपसे क्या बताऊं कौन कौन सी किताबें लाता था, मैं पढ़ता था। तो हमारे मोहल्ले में और जो टीचर लोग थे, तो उन्होंने बाबूजी से कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा लड़का बर्बाद होगा, कम्युनिस्ट होगा है लागत। जी जी। तो बाबू ने हमारे कहा कि ऑडिशन चाहे जौन हो, जब लोग किताब ले आवत वो बहुत अच्छे थे, वो भी पढ़ते थे। अब आप जीवन संगिनी के बारे में पूछा तो हमने, हमारे दिमाग में ये था कि जब तक हम अपनी बहनों की शादी नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमारे पिताजी रिटायर हुए तो 260 रुपए उनकी पेंशन थी 82-83 में। उसके बाद हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो हमने 2 रुपए से प्रैक्टिस शुरू की, कुल 2 रुपए फीस। तो मैंने कहा उस जमाने में इतना पैसा रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिलता था, और दहेज का तो चलन उसी समय से था ज्यादा। तो जब हमारी छोटी वाली बहन की शादी होती, उसके बाद हमारे पास बहुत से ऑफर आते थे घर में, हम मना करते थे। हमारे बाबूजी के दिमाग में आया, बहुत खुले विचार के आदमी थे, उन्होंने कहा मुन्ना एक दिन बुलाया, कहीं ऐसा नहीं तुम नाटक करता है, हमका मालूम है, हमें कम सम्मेलन में जाता है, और ऐसा तो नहीं आके तुम अगर बहू का चाहता हो तो बता दा, हम कर देते, हमका कौन होता। तब हमको लगा करे बाबूजी के दिमाग में हमारे ये घुसा। हमने कहा नहीं बाबूजी, अब आप स्वतंत्र हैं, आज हम वचन देते हैं, आप जहां शादी अच्छी लगे आप। जब पन्ना से ऑफर आया, एक विदिशा से ऑफर आया था, पन्ना से ऑफर, हमारी माँ जिंदा थी, उनको लगा कि हमारे मामा का घर भी पन्ना में है, तो उनको लगा कि भाई मामा लोग बताएंगे कि लड़की कैसी है, तो उसको ज्यादा उन्होंने प्रेफरेंस दिया। तो जब ये आया सवाल कि आप जाओ लड़की देखने, तो हमने कहा कि हम बहन को लोग बात देखने आते थे और रिजेक्ट करके जाते थे, तो मुझको बहुत दुख लगता था। तो मैं लड़की देखने गया, और मैं लड़की देखने नहीं, हमका जो आप। तो मतलब ये अरेंज मैरिज? हाँ। क्या? हाँ, पूरी तरह से अरेंज मैरिज। हाँ। ये किस सन में हुआ? ये 94 में। हाँ। और मैंने कहा आप जहां तय कर दो, जैसी भी होगी लड़की, जी, मैं मना नहीं करूंगा, चाहे काली हो, लंगड़ी हो, चाहे तो, लेकिन आप दिमाग ये जो वो है फितूर, ये नहीं लग जाना। जी, मतलब आपकी परवरिश में कहीं कोई वो नहीं है, आप मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए। हाँ, मेरी ये छवि आपके सामने बन रही है। उनको ये लगा कि भाई लोग कर रहे हैं, अच्छा, करते हैं, नाटक में है, मान लो किसी से टाइफाइड और वो दूसरे जात की हो, ये संकोच कर रहा हो बताने में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको बिना सोचे एक जवाब तुरंत देना है। आपकी मैरिज एनिवर्सरी डेट, डेट आपकी शादी की डेट बताइए। आप 23 मई। आप सोचने लगे। अच्छा, अब 2 मिनट का एक छोटा सा विराम लेते हैं, और हम अपने दर्शकों को मिलवाना चाहेंगे हम जल्दी ही भाभी जी से। डूब जाइए शायद, काक फुल हो गया क्या? लाइव चल रहा है। सुशील दादा प्रणाम, शैलेंद्र भैया प्रणाम, राजेश भैया प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मैं अपनी धरोहर के पास हूँ। अरे मेरे बाल ऐसे थे यार, तुम लोगों ने बताया नहीं। अब ठीक है, तुम साथ में बना ली है पूरा लाइव चल रहा है। हा? फेसबुक पे लाइव भी हो रहा है। लाइव हो रहा? कहाँ? अच्छा,
यार मेरे बाल ऐसे थे, तुम लोगों ने बताया ना। बढ़िया है। एक रोज विनोद तुम आवाज लगी था और थोड़ा हमू को कुछ सिखा दे के बारे में। बुलाइए मैडम को जल्दी से। फिल्म सेट कर लेना। बंद करके कर रहे थे काम, तो हम अपना फोन ही लगा लिए, एक जैसे लगा रहे थे तो तैयार होकर बैठे रहना। हाँ, भाभी जी भी फ्रेम में है। हाँ? मेरी तरफ से सुनो, ऐसा करना है, ये रखना है थोड़ा सा और। हाँ भागला। ए बाबू, हाँ ऐसा रखना है, फिर वैसे इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। हेलो हम्म। ठीक है। जूम आउट मत करो। अभी सीन में जो है तो भाभी जी की एंट्री हुई है, हो गई है, तो उसी की तैयारी चल भाभी रही जी घर है। पे हैं। अभी भाभी जी आ चुकी हैं। अब चर्चा जो चालू होगी वो जाएगी सीधे भाभी जी के ऊपर। ठीक है। एक्शन। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब की, डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी जी की अर्धांगिनी डॉक्टर सरोज गोस्वामी जी आ गई हैं। आपको परिचय मैं पहले बता दूं, आप हिंदी की प्रोफेसर हैं रीवा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। आइए स्वागत करते हैं। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका मिलाप कैसे हुआ? आपका कैसे शादी हुई आपकी? डॉक्टर साहब ने तो एक कहानी बता दी कि ये टोटल अरेंज मैरिज है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल टोटल अरेंज मैरिज है। मैरिज के पहले ना आपने हमको देखा है, ना हमने आपको देखा। हमारे जो बड़े भाई साहब है, जी जी वो आपको देख गए थे, जी जी क्योंकि पिताजी हमारे हैं नहीं थे उस समय, 95 में नहीं थे, जी 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 72 में ही हो गई थी। जी जी तो सारा अभिभावक का कार्य हमारे भाई साहब करते जी। थे, वो इनको देख गए थे। अच्छा, उन्होंने मैं बात एक करके सवाल पूछूंगा जी कि चाहे उसका जवाब आप दें या आप दें या आप मिला के दे दें, क्योंकि आपके अपने अपने अनुभव हैं। आप भी हिंदी की व्याख्याता हैं, कि आपको शादी के पहले पता था कि ये नाटक करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ जानकारी नहीं थी। ये जरूर जानकारी थी कि साक्षरता में बहुत काम किया हुआ है। जी। तो ऐसा लगता था कि साक्षरता में जो काम करेगा वो समाज सेवी होगा। तो शादी के बाद जब आपको पता चला कि ये नाटक करते हैं, तो ये कैसे पता चला? वो क्या घटना रही? घटना यही थी कि 23 मई 95 में हम लोगों की शादी हुई थी। जी जी। तो उसी वक्त खरी दोपहरी में 1 बजे 2 बजे ये उठ के चले जाते थे। अच्छा। स्कूल से कहाँ जाते हैं? एक दिन गए, 2 दिन गए, पूछा कि कहाँ जाते हैं भाई? हाँ। तो इन्होंने बताया कि भाई एक रिहर्सल चल रही है, हाँ। और एक नाटक का अभिनय हो रहा है, उसमें मेरा भी रोल है थोड़ा सा। जी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक दिन कहा कि जब आप खरी दोपहरी में जा सकते हैं तो एक दिन मैं भी चलती हूँ, देखूँ रिहर्सल, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है हिंदी साहित्य है। तो मैंने नाटक पढ़े हैं, पढ़ाए हैं जी। और मैंने रंगमंच भी देखा है, तो मेरी भी रुचि थी। मैंने कहा ठीक। तो हम लोग खरी दोपहरी में हाथ वाले रिक्शे में बैठ के दोनों लोग TRS कॉलेज के पीछे अच्छा अच्छा पहुंचे। तो तो कोई आश्चर्य इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं साहित्य से रुचि होने के कारण। वाह। तो एक मेरा प्रश्न है कि भाभी जी का आपके रंग जीवन में कैसा सहयोग रहा, या उन्होंने क्या कभी ऐसी परिस्थितियां आई कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया? या शायद
देखिए, अगर शायद इनका हिंदी सब्जेक्ट ना होता, जी इन्होंने भी साक्षरता में बहुत काम किया। जी वहाँ ये नोडल अधिकारी थे साक्षरता की, जी और ये दिल्ली तक इन्होंने प्रेजेंटेशन देने गई थी वहाँ। अच्छा और तब ये आए तो दूसरा क्या होता है कि के पास अगर आपके पास एक दृष्टि है, शायद कोई दूसरी औरत होती जो किसी दूसरे सब्जेक्ट में होती या इस तरह की गृहणियां होती हैं, जी वो क्या समझे था साहित्य और क्या समझे, तो इनके अंदर ये समझ थी कि हाँ ये नाटक है, ये साहित्य है, ये किताबें हैं। तो पूरा नहीं, अगर इनका शायद सहयोग न होता है। जी जी दूसरा क्या होता है, बहुत सी पत्नियां हैं जो हिंदी में भी हैं, और मान लें इनका सहयोग न होता तो आदमी में एक वो कड़ाई होती और ये होता, हम करते, फिर धीरे धीरे हम उसको बंद भी कर देते। शायद ऐसी स्थिति आ जाती कि घर हाँ, देखना है, बिल्कुल, अब इसको बंद कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनका सहयोग लगा, डॉक्टर साहब, अगर इनका आप- सहयोग न मिलता मुझको जी। तो शायद मैं और लंबे नाटक न कर पाता। मैं आपके पास लौट के आऊंगा। भाभी जी, वो पथरी वाली कैसी कहानी थी जब आप बीमार हो गई थी? पथरी वाली के पहले तो आप ये सुन लीजिए कि जब मेरी शादी हुई तो मई में हुई थी, जी जी और जुलाई में लगभग इन्होंने जसमा उड़न नाटक किया था। अच्छा हाँ, जिसमें इनका छक्के का रोल भी था। जी जी ठीक है, तो हाँ। वो शो मैंने 2 शो लगातार इनके देखे, इतना अच्छा। अच्छा नाटक था। अच्छा, एक ही दिन में? एक ही दिन अच्छा। 2 शो हुए भी थे उस दिन। जी, जी। तो मेरे जो इलॉज थे वो भी आए हुए थे नाटक में, तो फर्स्ट शो देख करके वो लोग तो चले गए थे, जी जी पर मैं रुकी हुई थी। मैंने दूसरा शो भी देखा क्या और बात है। उनका इनका छक्के वाला रूप भी देखा, क्योंकि अच्छा। इनके चेहरे पर जो सबसे अट्रैक्टिव चीजें हैं वो 2 हैं, जी। एक तो इनकी आंखें और एक मूंछ। जी तो जब मूंछ मुड़वा के मुझे बिना बताए, हाँ। ये मूंछ मुड़वा के जब स्टेज पे दिखे तो मुझे बहुत हर्षित आश्चर्य हुआ। कौतूहलपूर्ण लहंगा पहन के जब ये स्टेज पे उतरे। तो एक तो ये घटना तो सबसे जी, बहुत जी। बढ़िया थी। फिर हम लोग साथ ही पानी टोला में रहते थे, तो जी जी सारा शो मतलब और सारा सीन वाइंड अप करके हम लोग लगभग 1-2 बजे घर पहुंचे। तो ये पहला अनुभव था, पहला नाटक मैंने इनका देखा था। अच्छा तो शायद उसी की रिहर्सल भी चल रही थी जसमा उड़न की, जो मैंने हाँ। टीआरएस के पीछे वाला बताया। अच्छा, तो मतलब आपको रिहर्सल तक में नहीं पता था कि दादा? हाँ, छक्का बन रहे हैं ये नहीं पता था। अच्छा अरे। मतलब कुछ कितनी चीजें- कितनी गोपनीय रिहर्सल रही हाँ, होगी। कुछ चतुराई से कुछ गोपनीयता कर लेते हैं। जी जी वो और वो उसमें पथरी में क्या हुआ? पथरी में टाइम थोड़ा निकल गया था, मेरे ख्याल से कंजूस नाटक था। हाँ, अच्छा कंजूस नाटक कर रहे थे, और जी। मुझे भी मालूम नहीं था कि मुझे पथरी है। हाँ। सितंबर में लगभग अनायास पता चला कि पथरी गॉलब्लैडर में। अच्छा और सितंबर के बाद या सितंबर में ही इनके नाटक का पूरी प्रोग्रामिंग हो गई थी कंजूस की, जी जी और टिकट भी शायद कटने लगे थे, या जो भी ये लोग करते हैं अपना जी। लोक सहयोग, जी। चंदा वंदा वो सब हो चुका था। मैंने सारी तैयारी हो चुकी थी, तब ये लोकेट हुआ जी। कि मुझे पथरी है सितंबर में। जी जी तो ये हुआ कि ठीक है, अभी तो दवा ले लेते हैं। जी। दवा लिया, नहीं ठीक हुआ, लगातार दर्द बढ़ता ही गया। स्थिति ये हो जाती थी कि मैं कॉलेज में जाती थी तो अपने साथ टैबलेट लेके जाती थी कि दर्द जैसे ही शुरू हो खा लूं और घर चले आओ। जी जी घर में भी हमेशा अवेलेबल ये बोवेरान चलता था पहले ना, दर्द का इंजेक्शन, वो हमेशा हमारे घर में रहता था। और सलाइन कभी रात को 12 बजे 11 बजे सलाइन वो इंजेक्शन लग जाता था। जब मुझे दर्द होता था, आप सोचिए इतनी भयानक दर्द होता था कि मेरे घर में, सरकारी घर में आंगन था और आंगन में पीपल का पेड़ था। मैं 2-2 बजे रात तक वहां उल्टी करती बैठी रहती थी, इन लोगों को नहीं जगाती थी कि यहाँ अगर रोई चिल्लाई तो यहाँ सबकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो कुल एक बार इसी दौरान मेरे को भर्ती भी होना पड़ा सरकारी अस्पताल में। 2-4 दिन दवा चली, 2-4 दिन दवा के बाद सलाइन भी लगी रही 2-4 दिन, दवा के बाद फिर दर्द कम हो गया, फिर वापस घर आ गए। तब ये तय हुआ था कि नाटक का शो जिस दिन खत्म होगा उस दिन के दूसरे दिन ही हम एडमिट हो जाएंगे ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन ही उसका एक चारा। तो उतने दिन तक मैंने लौकी, मूंग की दाल, दर्द, उल्टी सब कुछ बर्दाश्त करके वो दिन आया, और फिर वो मैंने शो भी देखा, मैंने स्वयं ले जाके शो देखा। क्या बात है ना, और शो देखा, और शो के बाद फिर मेरे ख्याल से 17-18 नवंबर को शो था, और 18 नवंबर को मैं एडमिट हुई। और ये इतना जो गैप हुआ, उस गैप के कारण पथरी के ऑपरेशन में लोग
5 दिन में घर आ जाते हैं, मुझे 20 दिन में घर आना पड़ा, क्योंकि वो जो छोटे छोटे कण थे पथरी के वो सब बॉयल डक्ट में फंस गए थे, बार बार उल्टी होते होते। जी जी। तो इतनी लंबी मतलब कष्टप्रद यात्रा 2 महीने की तो थी ही, उसके बाद भी फिर 20 दिन मुझे हॉस्पिटल में लगा। लेकिन उस 20 दिन में डॉक्टर साहब एक भी मिनट के लिए घर नहीं आए। फिर जितनी तन्मयता और जितनी संजीदगी से वो नाटक में लगे थे, उतनी ही संजीदगी से फिर उन्होंने मेरी सेवा में लगाया। हाँ, क्या बात। मतलब हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो ये समझ सकते हैं कि एक अकेला आदमी रंगमंच नहीं करता है, उसका पूरा परिवार रंगमंच करता है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा दें, ये पीछे एक फोटो लगा हुआ है, यही नाटक था। ये कंजूस नाटक की फोटो लगी हुई है। इस पे कौन कौन है मंच पर? मनोज भैया भी है लगता है। मनोज है, प्रदीप है, प्रदीप भाई, सुभाष गुप्ता। सुभाष, वाह। ये मुझे लगता है अगर मनोज को याद होगा तो 2002 की बात है। जी 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 जी, 2002 की बात है। मैं उसी समय आया ही था रंगमंच में। अच्छा डॉक्टर साहब और भाभी जी, आप भी, आपने अपने पेशे, क्योंकि मैं जितना जानता हूं कि रीवा में इस समय शायद डॉक्टरों की फीस 500 रुपए या 1000 रुपए 700 रुपए हो गई है, आप अभी भी 30-50 रुपए में मरीजों को देखते हैं, तो आपने अपने पेशे, परिवार और रंग कर्म में सामंजस्य कैसे बनाया? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब आदमी का लगाव साहित्य से होता है, जी जी, और साहित्य सिर्फ यही बार नहीं करता है कि आपने पढ़ लिया मनोरंजन हो। जी अगर आपने साहित्य को बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ा जी जी और नाटक को बड़ी गंभीरता के साथ किया है, जी जी, और कुछ ही उद्योग को पाने के लिए अगर आपने किया है, और जो आपका एक विजन है, जी तो आपके दिमाग के जो रंध्र है उनको सबको खोलता है। जब खोलेगा आदमी, कितने हमने जो नाटक किए, कितने चरित्रों को जिया। जब पेशेंट जो हमारे यहाँ आते हैं तो एक अंतर संबंध बनता है उनसे, और जब आपका एक अंतर संबंध बनता है पेशेंट से, तो वो फिर पेशेंट नहीं हो जाता आपका, वो आपके लिए व्यापार नहीं होता, आपका उद्देश्य सिर्फ उसको अच्छा करना होता। तो जो हमको एक दृष्टि मिली साहित्य से, नाटक से, हमारे जो दोस्त यार थे, हमारे जो पूरा माहौल था, उसने हमको मानवीय दृष्टि दी। और अगर शायद मैं इनसे ना, हमारे बहुत साथी हैं, इसमें कोई उनकी गलती नहीं है, वो उन्होंने जाना ही नहीं देश दुनिया को, उन्होंने साहित्य नहीं जानते, नाटक नहीं जानते, उनके पास संवेदनाएं नहीं है। जब आदमी की संवेदनाएं मर जाएंगी तो वो फिर तो आप देख रहे हैं 500-1000, उसके लिए तो रोगी नहीं होता, वो एक व्यापार होता है कि इससे हम कितना कमा सकते हैं, और हमको तो ये लगता है कि हम इसको कितने कम पैसे में किसी जल्दी ठीक कर सकते हैं, और जो सुख मिलता है वो मेरी सबसे बड़ी चीज होती है। क्या बात है। तो ये तो हुआ आपका पेशा, फिर परिवार और रंग कर्म। हाँ, आप, क्योंकि आप 3 स्टेज में, मतलब 3 लेयर में जीवन जी रहे हैं। 3 हाँ। पीढ़ी में जिए भी और 3 पीढ़ी में जिए। अच्छा, माता पिता भी साथ में थे, जी। वो इनके दर्शक होते थे हमसे पहले। अच्छा, हाँ हाँ, फिर हमारे साथ भी माता पिता जाते थे, उनके दर्शक होते थे। जी जी, मैं हूँ, फिर मेरा बेटा जो है वो भी इनका दर्शक था, वो भी देखने जाता क्या था, बात है, वो भी क्या बात नाटक है। देखता था। और तो पारिवारिक सहयोग बहुत रहा है। और दूसरा एक चीज और बता जी। दें, शायद ये एक चीज और होती, शायद ये नौकरी पेशा न होती जी तो शायद हमारे अंदर कुछ दूसरी चीजें आती। जी, तो एक इनका एक आर्थिक रूप से जो सिंबल मिला हमको, जी, वो भी एक बहुत बड़ा काम। बहुत बढ़िया। मेरी राह थोड़ा आसान हुई, जी 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 जी। उसका इनका काम। तो मतलब आपने पेशे में भी संतुष्टि रखी, हाँ, परिवार का सहयोग मिला हाँ। तो भी आप संतुष्ट रहे, हाँ। तो इसलिए आपने अच्छे से रंग कर्म किया। हाँ, वाह, क्या बात है। रंग करने के साथ तो बहुत ही समर्पण है आपका। एक इतनी छोटी फीस है आपकी, आप जानते हैं। जी जी, उसी फीस को बचा बचा के आपने लगभग 17,000 रुपए हाँ, इकट्ठा किया था। जी। और सब लोग पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं। हमारे फादर इन लॉ की जब डेथ हुई और उनकी जब 1 साल पूरा हो रहा था, बरसी तो हमने उसी समय कर दी थी जो
पारंपरिक होती है। जी और मैं आपको पेटी दिखाऊं, उसमें मैं पैसा डालता तो था। नहीं, तो वो जो 17,000 इन्होंने जोड़ा था वो नाटक में लगा दिया और मंच से ये कहा, पितृपक्ष चल रहा था, कि मैं अपने पहले दर्शक और अपने पिता को श्राद्ध कर रहा हूँ इस नाटक के माध्यम से। और उस नाटक में पूरा पैसा इन्होंने लगाया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन कभी नहीं किया। 17,000 रुपए, और मतलब 20 रुपए या 30 रुपए फीस लेने वाले व्यक्ति के लिए 17,000 रुपए क्या मायने रखता है, मतलब बहुत मायने रखता है। और ये मेरे को लगता है कि मंथन नाटक था जिसमें लगाया था आपने। क्या बताएं, तो निशब्द कर देते हैं डॉक्टर साहब आप। बाबूजी की श्राद्ध जो पहला था वो उनकी डेथ हुई है, मुझे लगता है 13 में हुई है। हाँ, जून में 14 में किया नाटक। 14 में। और जो श्राद्ध पक्ष चलता है उसमें हमें ब्राह्मण नहीं खिलाया, फिर उसमें ब्राह्मण न खिलाते और बाबूजी के स्मृति में वो नाटक, और उसका मतलब सारा खर्चा उठाया, उसका ब्रोशर मैंने पढ़ा था। आप लोग बोलते हुए भावुक हो गए और मैं सुनते हुए भावुक हो गया। चलिए बात को थोड़ा सा हल्का करते हैं। डॉक्टर साहब ने कभी आपको, जैसे आप बीमार रहीं, 20 दिन आपके सराहने से हटे नहीं, तो काम करने, इस तरह सेवा करने के अलावा कभी जताया अपना प्रेम आपको? देखो कई बार जताते हैं, सुबह सुबह उठ के गरम गरम चाय पिलाते हैं मुझे, मैं बिस्तर में चाय देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये एक वहां एक्टर पे है। वहां पे उनका अहंकार नहीं आता कि मैं पति हूँ, मैं नहीं, क्यों नहीं। चाय बना के दूं, ये जी। प्रेम का ही है। नहीं, एज एन एक्टर, एज एन एक्टर, एज एक्टर तो कभी कविता या कभी गजल या कभी गीत नहीं गाया, ये तो बात है। एक कविता आज आप भाभी जी के लिए, हमारे दर्शकों के सामने, क्या भाभी जी के लिए एक कोई कविता या शेर या गजल कुछ भी? अरे नहीं, एक डॉक्टर साहब नहीं आता। एक- नहीं, बस मैं इतना जरूर कहूँ, जी ये जो कहा कि इन्होंने चाय देते हैं, जी हम कोई भी काम करते हैं, मैं ईमानदारी से बताऊँ, जी मैं खाना भी पूछिए, जैसे अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मतलब आप कोई लाभ प्रकट करने के अपने अपने तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि गजल शेर और कविता दी। हाँ, अच्छा। है ना? दूसरा एक ही अब ये होता है। जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करते ध्यान के दौरान, जी। ये भी इनका प्रेम ही है। हाँ। है ना? मुझे लाके पत्रिकाएं देते हैं साहित्यिक, बहुत जो मैं नहीं खरीद पाती अपनी व्यस्तता के कारण, जी। लाके बहुत सारी पत्रिकाएं देते हैं। मुझे कभी कोई शोध लिखना होता है, शोध पत्र, उसके लिए भी किताबें लाके देते हैं। ये सब जो और है, दूसरा एक ये बताऊँ, मैं जैसे खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ दुनिया का, तो मैंने ये देखा, मेरा बेटा ये कहता है, मैंने कहा देखो एक चीज है, जब एक आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, जो एक काम करने का और ईमानदारी से, अब आप, मैं रंकर में था, दही खुआने से लेके, आपको तो मालूम है हर चीज करनी पड़ती, तो सलीके से करनी पड़ती, तो जब एक कलाकार खाना भी बनाएगा ना तो वो अच्छा बनाएगा, क्या बात। वो गमले में फूल लगाएगा तो तरीके से। मैं अपने दर्शकों को अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं डॉक्टर साहब का, कि जब हम लोग नए नए थे और रिहर्सल किया करते थे, उस समय 2 रुपए का समोसा मिलता था, तो क्योंकि घर वाले तो भेजते नहीं कि जाओ तुम नाटक करो, घर वाले तो ये बोलते हैं भैया तुम्हें पढ़ने भेजा, पढ़ो, है ना? तो डॉक्टर साहब क्या करते थे, डॉक्टर साहब जब रिहर्सल में आते थे तो सब लोगों को, विनोद गिन लगे जने, मनोज गिन लगे जने, विपुल देख लगे जने, तो बस डॉक्टर साहब 15 जने हैं, ये ले पैसा, जा सब कीर्ति समोसा चाय ले आवा। तो हम कहे दादा हम चाय नहीं पीते, एक समोसा हो लेंगे। और जिस दिन मतलब बैठ के सबके साथ में चाय पीते थे, समोसा खिलाते थे, और जिस दिन उनको जल्दी जाना होता था उस दिन पैसे दे के जाते थे कि भैया तुम लोग नाश्ता कर लेना, मैं जा रहा हूँ कुछ काम है। ये तो मेरा अपना अनुभव रहा है हमेशा से। मुझे भी कहते थे, जब भी कभी मैं रिहर्सल देखने जाती थी, जी। कई बार गई हूँ, कई बार ग्राउंड रिहर्सल में भी गई हूँ ऐसे, तो कहते थे बच्चों के लिए कुछ ले लो तो कभी केला, कभी मिठाई, कभी समोसा, कुछ ले लो बच्चों के लिए, तो ले जाते थे। तो जी, जी। नहीं, मेरा ये भी था कि देखिए मैं कमा रहा हूँ और मेरे यहाँ सब बेरोजगार लोग, जी जी तो जब मैं कमा रहा हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हमारे छोटे भाई है, ये भूखे नहीं रहना चाहिए, एनर्जी कुछ तो चाहिए। आप दूसरे 5 घंटे काम ले रहे हो तो थोड़ा सा उनके अंदर,
तो इसमें कोई त्याग और तपस्या की भावना नहीं थी कि मैं त्याग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है। जी तो मतलब आपने तो जिम्मेदारी पूरी ओढ़ी। मैं अकेला थिएटर के लिए मैं इतना डिवोटी हूँ कि मैं अब इनको क्या बताऊं। यहाँ से मैं जब स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था, मैं यहाँ से 4 लोगों को पटना लेके गया था अपने। IPTA के। हाँ जी हनुमत भी गए थे उसमें। अच्छा दादा, आपने बहुत नाटक किया, बहुत नाटक देखा, बहुत लेख पढ़े, और कैलाश चंद जी आपके परम मित्र रहे अंतिम समय तक। आपका साथ रहा, आपने उनकी बहुत मदद की। खैर वो कहने की बात नहीं है, तो देखने वाले जानते हैं। कोई एक ऐसा किस्सा है जिसमें कभी आपको बड़ा अच्छा लगा हो, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ हो कि ये हुआ यार, ऐसा ही होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए तो बाद में आएंगे। जैसे हम लोगों ने, आपने बोला कि परसाई जी ने आपका नाटक देखा। हाँ। इसी तरह मुझे याद है, मैंने आपके साथ में एक नाटक किया था जिसका नाट्य रूपांतरण कैलाश जी ने किया था, मोहनदास, उदय प्रकाश जी। तो उदय प्रकाश जी भी आए थे नाटक देखने के लिए। तो इस तरह से तो कोई ऐसा अनुभव? एक अनुभव जरूर बड़ा वो था, पागल घर। पागल घर एक ऐसा प्ले था जी जी, जितने कष्ट के साथ, शायद रिहर्सल में इतना कष्ट हम लोगों ने कभी नहीं उठाया। इस जगह कर रहे हैं, इस जगह कर रहे हैं, यहाँ से भगाए जा रहे हैं, यहाँ से भगाए जा रहे हैं। उसमें ओम ने अद्भुत एक्टिंग की थी, सुशील था, सुमन सिंह थे, मैंने उसमें लीड रोल किया था। और जब मैं वो प्ले कर रहा था, मैंने जो चीज हम देना चाहते थे समाज में, जो मैसेज देना चाहते थे, जब प्ले में बहुत सावधान लोग सबसे आगे वाली रो में बैठे थे, उठ के भाग। और दूसरे दिन हमको बुलवाया, कहा कि ये क्या नाटक करते हो, या अच्छी चीज नहीं है, और आपको मालूम नहीं कि वो आदमी बहुत खतरनाक है और तुमको हानि पहुंचा सकता है। तो मैंने कहा कि देखिए, वो बहुत से आगे कुछ नहीं कर सकते, और अब तो हमने प्ले कर दिया। मतलब आपका तमाचा सही जगह लगा। तो ये अच्छा लगा कि हमको जो मैसेज देना था समाज, वो मैसेज गया और पीछे वाली रो तक गया, और लोगों ने खड़े होकर क्लेपिंग की। मेरे यही नाटक की सफलता। वाह, क्या बात है। ये पागल घर की पागल। अच्छा, अब जो आप बोल रहे थे, मैं उस पर आता हूँ। कभी ऐसे किसी नाटक में या किसी आपके जो जूनियर रहे हो, जो आप, क्योंकि आपने बहुत लड़कों को तैयार किया है रीवा में, बहुत पीढ़ियां यहाँ तैयार हुई, यहाँ से निकल के बंबई तक गई और बड़े बड़े काम किए, सब आप लोगों के ही मार्गदर्शन में। तो कभी ऐसा लगा किसी के लिए कि नहीं यार, ये सब ठीक है लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, अब उसमें तो देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये तो आप तो कई है ना? नहीं, ये तो कई है, आपको खुद मालूम है, जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। और उन्होंने हमारे साथ कंजूस में भी काम किया है। तो ऐसे लोग आप थे जो मतलब नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर अगर आदमी की बात हम नहीं करें, हाँ, कोई ऐसी घटना की यार बाद में आपने संभाल लिया, लेकिन नहीं, बहुत बार बैटरी हम लाइव हैं अभी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं, घटना की, मतलब ऐसे आदमी होता है ना कि यार आज साइकिल की चैन उतर गई, नहीं तो हम टाइम से पहुंच जाते, तो ऐसा हो जाता। तो ऐसा कभी पछतावा रहा कुछ? नहीं, एक प्ले किया था हमने जी, और पछतावा तो कुछ नहीं। क्या हुआ कि यहाँ पर एक राजीव गोहिल ने गोविंदा आरार्याला यहाँ प्ले। जी, राजीव गोहिल अच्छे डायरेक्टर, कमला शादी के दबान। कुछ देर बाद फिर मिलते हैं।